नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डालने का। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़े विवाद से, जहां आपको बता दें कि अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और चीन समेत अन्य देशों को इस पर बयान देकर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। भारत के इस रुख के बाद अब वांग यी के भारत दौरे पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भारत के इस कड़े रुख के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली आने की बजाय इस्लामाबाद से सीधे काबुल पहुंचेंगे। वांग यी यहां से अब सीधे नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि पूर्व में राजनयिक सूत्रों से दी गई जानकारी के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री को पाकिस्तान में इस्लामिक देशों की बैठक के बाद सीधे भारत आना था और उनकी 2 दिन भारत यात्रा का प्रस्ताव भी था। ऐसे में नेपाल पहले ही 25 से 27 तक चीनी विदेश मंत्री की काठमांडू यात्रा का ऐलान कर चुका है। केवल तस्वीरों की खातिर चीनी यात्रा के खिलाफ भारत ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई है, लेकिन पर्दे के पीछे चली बातचीत में नई दिल्ली के पहले ही अपना नजरिया साफ कर दिया था। आपको बता दें कि भारत सीमा तनाव सुलझाने के ठोस कदमों और समाधान का पक्षधर है, मगर सिर्फ औपचारिकता के लिए यात्रा मुलाकात पर अधिक उत्साह नहीं है। हालांकि भारत ने चीनी विदेश मंत्री के यात्रा प्रस्ताव पर इनकार भी नहीं किया है। सूत्रों की माने तो यहां पर यात्रा को लेकर गेंद चीनी के पाले में है और अब वांग यी आए तो पूर्व लद्दाख में बीते करीब 1.5 साल से जारी सीमा तनाव सुलझाने की बात पर जोर होगा। चीनी विदेश मंत्री अगर भारत यात्रा पर आते हैं तो उन्हें नेपाल यात्रा का कार्यक्रम बदलना पड़ेगा। हालांकि सामान्य परंपरा के विपरीत विदेश मंत्री वांग यी के दक्षिण एशियाई दौरे और प्रस्तावित भारत यात्रा पर न तो चीनी विदेश मंत्रालय ने इस बार कोई कार्यक्रम प्रसारित किया है और न ही भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक रिलीज जारी की गई है। और इसी बीच कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते परीक्षा में समस्या आ रही है। तो वहीं चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली छात्राओं की याचिका खारिज किए जाने के बाद कई मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस पर कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था कि जो छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं होंगी उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। परीक्षा में गैर हाजिर रहने वाले छात्रों को लिए किस तरह के कोई नियम जारी नहीं किए जाएंगे। नागेश ने यह भी कहा कि अदालत ने जो भी कहा है हम उसका पालन करेंगे और परीक्षा में गैर हाजिर रहना अहम फैक्टर होगा, कारण नहीं। चाहे वो हिजाब विवाद हो, तबीयत खराब, उपस्थित रहने में असमर्थता हो या परीक्षा के लिए पूरी तैयारी नहीं होने की वजह से। अंतिम परीक्षा में गैर हाजिर रहने का मतलब है एब्सेंट रहना और दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की जान को खतरे के मद्देनजर उन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा भी दी गई है। आपको बता दें कि विधान सौंध पुलिस के एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक वीडियो क्लिप को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति तमिल में बोल रहा था कि तीनों जजों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने क्लास में जब हिजाब पहनने की इजाजत देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिका खारिज कर दी, तो वहीं हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल के पोशाक का नियम एक तर्कसंगत पाबंदी है और संवैधानिक रूप से यह मंजूर है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती। तो वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह के बाद पार्टी के G23 समूह ने गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सोनिया गांधी की ओर से G23 समूह के नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ को यह बात रास नहीं आई। सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी को असंतुष्टों को बहुत ज्यादा भाव नहीं देने की नसीहत दी है।
सुनील जाखड़ का मानना है कि असंतुष्टों को बहुत ज्यादा भाव देने से दूसरे असंतुष्टों के हौसले बुलंद होंगे। जाखड़ ने यह भी कहा कि असंतुष्टों को बहुत ज्यादा भाव देने से न केवल दूसरे असंतुष्टों के हौसले बुलंद होंगे बल्कि इससे पार्टी कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होंगे। सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी जी को करीब G23 नेताओं के साथ हो रही बैठकों से संबंधित कुछ समाचार पत्रों की तस्वीर को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। राहुल गांधी के वफादार मणिकम टैगोर गांधी परिवार के समर्थन में आए और उन्होंने जाखड़ को जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के पूर्व प्रमुख लोकतांत्रिक नेता हैं और प्रतिकूल दृष्टिकोण को भी सुनते हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद मंगलवार को दिल्ली में अपने आवास पर आनंद शर्मा और मनीष तिवारी समेत G23 समूह के कुछ नेताओं के साथ बैठकर एक पार्टी के आंतरिक मुद्दों को हल करने के बारे में चर्चा की थी। आने वाले दिनों में भी कांग्रेस अध्यक्ष समूह के और नेताओं के साथ बैठक की जा सकती है। अब बात करें यूपी बोर्ड की, तो ये परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आगरा में हाई स्कूल में 6,53,634 और इंटरमीडिएट परीक्षा में 52,254 बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। तो वहीं हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक जारी की गई और इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक जारी रहेगी। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में करीब 4900 कक्ष निरीक्षकों ड्यूटी पर तैनात किया गया है। तो वहीं नकल विहीन परीक्षा के लिए 180 स्टैटिक और 19 सेक्टर, 6 जोनल और 6 सुपर जोनल, 4 उड़नदस्ते की टीम भी बोर्ड परीक्षा के लिए तैनात की गई है। आगरा में सभी केंद्रों की निगरानी के लिए राजकीय महाविद्यालय को कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो वहीं सामूहिक नकल और पेपर लीक मामले पाए जाने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर FIR दर्ज के आदेश भी दिए गए हैं। पेपर आपका हिंदी का। अच्छी का? हाँ, कितनी तैयारी आप लोगों ने करी थी इसके लिए? तैयारी तो हुई पूरी। डर तो लगता होगा पेपर देने के लिए? हाँ, थोड़ा तो लगता है शुरू में। मास्क वगैरह सब लगा के। तो रात भर पढ़ते थे आप? हाँ, कितना पढ़ते थे? आज तो पूरी रात पढ़े हैं। और परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पटानकर के खिलाफ जल्द ही समन जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीते दिनों ईडी ने श्रीधर के खिलाफ कार्रवाई की थी और ईडी ने उनके ठाणे स्थित अपार्टमेंट के 11 फ्लैट्स को सील कर दिया था। ईडी के मुताबिक इन फ्लैट्स की कीमत 6.45 करोड़ बताई जा रही है। ईडी श्रीधर पटानकर को समन जारी करने के अलावा हवाला ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी करेगी। अगर नंदकिशोर चतुर्वेदी ईडी के सामने हाजिर नहीं होते या उसको कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है तो ईडी उसे भगौड़ा भी घोषित कर सकती है। ईडी के एक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि MBA सदस्यों को न्यायपालिका से राहत मिलने की संभावना उन लोगों की तुलना में कम है जिनके खिलाफ राज्य द्वारा कार्रवाई की जाती है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने कहा है कि ट्वीट करते हुए कि महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पटानकर का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, फर्जी कंपनियां बनाकर घोटाला किया और घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक सामने आ रही है, जहां पर बता दें आपको कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक अवैध अभियान चलाने के यहां पर खबर सामने आई है। फतेहपुर से बता दें आपको कि पुलिस के निर्देश पर चलाया जा रहा था अभियान। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत स्वाट टीम और हथगाम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दोनों टीम के संयुक्त अभियान के तहत एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं गिरफ्तार युवक के पास से 10 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया, साथ ही तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। स्वाट टीम और हथगाम पुलिस की तरफ से यह संयुक्त कार्रवाई सामने आई है, जहां एक अभियान चलाया जा रहा था और इस अभियान के तहत युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें इस युवक के पास से पुलिस को 10 किलो अवैध गांजा और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस के साथ साथ एक बाइक भी बरामद की है और साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज करते हुए युवक को जेल भेज दिया है।
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से मौत के मुआवजा पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपियों को जांच करने की अनुमति दी है। इसके तहत ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में दाखिल किए गए 5% दावों की समीक्षा की जाएगी और इन 4 राज्यों में मुआवजे के लिए किए जाने वाले दावे और कोरोना से मौत के आधिकारिक आंकड़े में सबसे ज्यादा अंतर देखा गया है। दरअसल कोर्ट ने 28 मार्च तक होने वाली मौत के मुआवजे का दावा करने के लिए मियाद भी तय कर दी है। अदालत ने इसके लिए समय सीमा 60 दिन की रखी है। भविष्य में होने वाली मौत का मुआवजा पाने के लिए दावा भी 90 दिन के भीतर ही करना होगा। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वो कोरोना से मौत का मुआवजा पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपियों की जांच करवाएंगे और केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि कोरोना से मौत के आधिकारिक आंकड़े और मुआवजा पाने के लिए दाखिल हुए आवेदन की संख्या में काफी अंतर है। अब केंद्र सरकार ने मांग की थी कि मामले में ऑडिट या किसी तरीके से जांच की जानी चाहिए। खबर मुंबई से है, जहां मुंबई में फार्मा में एडमिशन के नाम पर कई छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मुंबई के कुरार पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार भी किया है, जो कि जोडी फार्मा में एडमिशन के नाम पर 24 से ज्यादा छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। पकड़ा गया शिक्षक आरके कॉलेज का प्रोफेसर बताया जा रहा है और वो क्रांति नगर के एक मेडिकल सेंटर में काम करता है और वो मेडिकल सेंटर चलाता है। साथ ही कॉलेज में फार्मेसी की क्लासेस लेता था और आरोपी शिक्षक सभी छात्रों से एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए ठग चुका है। प्रोफेसर पर आरोप है कि उसने किसी छात्र से 2 लाख और किसी से 10,000 रुपए लिए हैं और आपको बताते चलें कि किसी छात्र से उसने 1,70,000 रुपए भी वसूले हैं। इसमें शिक्षक के 60,000 कमीशन शामिल है। फिलहाल आरोपी प्रोफेसर को कुरार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में जांच की जा रही है। दरअसल शिक्षक ने मुंबई के अलावा किसी और जगह से छात्रों से एडमिशन के नाम पर पैसे नहीं ऐंठे हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। कुरार पुलिस स्टेशन के क्रांति नगर इलाके में रहने वाले आशीष सरोज जायसवाल आरके कॉलेज से 12वीं पास कर चुके हैं और वो फार्मा का कोर्स करना चाहता था, लेकिन आशीष को कम मार्क्स की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा था। आशीष ने आरके कॉलेज के प्रोफेसर संजय केशव प्रसाद दुबे से मुलाकात की तो एडमिशन कराने का दावा किया गया, लेकिन इसके लिए प्रोफेसर ने उससे 1,70,000 रुपए की मांग की। साथ ही डिग्री की ओरिजिनल कॉपी की भी मांग की गई। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से एक और अहम फैसला सामने आया है। आपको बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति केवल इसीलिए रेप के मुकदमे से नहीं बच सकता क्योंकि पीड़िता उसकी पत्नी है और क्योंकि यह समानता का अधिकार उसके खिलाफ है, इसीलिए कोर्ट ने अब एक नया फैसला जारी किया है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सांसदों को चुप्पी की आवाज पर ध्यान देना चाहिए और कानून में असमानताओं को दूर करना चाहिए। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की एकल पीठ की याचिका पर पति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को हटाने से इनकार करते हुए कहा कि सदियों पुरानी उस घिसी पिटी सोच को मिटा दिया जाना चाहिए कि पति अपनी पत्नी से उसके शासक होते हैं और उनके शरीर, मन और आत्मा के मालिक होते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पति की ओर से पत्नी पर की गई यौन प्रताड़ना का पत्नी की मानसिक स्थिति पर गंभीर असर होगा। इसका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार का असर उस पर हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पति के इस प्रकार के कृत्य पत्नियों की आत्मा को आघात पहुंचाते हैं। अदालत ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा है कि इसीलिए अब कानून निर्माताओं के लिए जरूरी है कि वो खामोशी की आवाज सुने। पीठ की जो याचिकाकर्ता के खिलाफ जब जांच शुरू की गई तो उसमें कार्रवाई के दौरान कहा गया कि कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां की। दरअसल व्यक्ति पर रेप, क्रूरता के साथ ही पॉक्सो अधिनियम के साथ आरोप दर्ज किया जाना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इसमें बदमाश सूफियान को गोली लगी तो वहीं सूफियान को गोली लगने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, 2 तमंचे, कारतूस बरामद किए और आपको बता दें कि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें सूचना थी कि कुछ शातिर किस्म के अपराधी जिनके खिलाफ संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत है, वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम एक्टिव थी और थाना मानदाता टीम
और एसओजी टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें कि बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जब फायरिंग की गई तो उसमें एक बदमाश जिसका नाम सूफियान है, ये मानदाता थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। इसके 2 साथी और थे जो कि मौके से फरार हुए हैं। उसके संबंध में सघन चेकिंग अभियान और कॉम्बिंग चलाई। तो वहीं सोनभद्र के दुधी ब्लॉक में विकासखंड कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के निरंकुश रवैये बढ़ रहे हैं और कमिश्नर खोरी, इसकी वजह से कमीशन खोरी जो की जा रही है उसके खिलाफ अब प्रशासन की तरफ से जो है विरोध सामने आ रहा है। दरअसल कमीशन खोरी से आजीज आकर आज प्रधान संघ अध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में ब्लॉक क्षेत्र के ज्यादातर ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने ब्लॉक परिसर में धरना दिया है और पंचायत और विकास विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। प्रधान संघ अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा है कि ग्राम पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्य और सहायक विकास अधिकारी, पंचायत और खंड विकास अधिकारी को कोई मतलब नहीं। विकास का खाका कैसे खींचा जाए, कोई भी काम लेकर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ अधिकारी 10 चक्कर दौड़ाते हैं। राजगढ़ ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार कुशवाहा ने भी कहा है कि आलम यह है कि ग्राम प्रधानों की स्थिति भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहों से भी दयनीय हो गई है। उधर जनता गांव में विकास की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं धूमा में प्रधान राम प्रसाद यादव ने भी कहा कि सामग्री आपूर्ति की दर पीडब्ल्यूडी के पुराने रेट पर है और वर्तमान में गिट्टी, सीमेंट और सरिया ईंटों के साथ साथ इनकी कीमत आसमान छू रही है। मांग देखिए, हम लोग 27 मई 2021 को शपथ ग्रहण लिए। शपथ ग्रहण के बाद जो पूर्व में एडीओ पंचायत थे, हम लोग के जो ग्राम पंचायतों का मतलब है हम लोगों का चल संपत्ति, उसका ब्यौरा हम लोगों को दिया जाए, लेकिन उसको आज तक नहीं दिया गया। कहीं टैंकर है तो टैंकर कहीं बनकर रखा गया है, तो कहीं कोई बेच दिया है पूर्व में, और आज उसको पेयजल की समस्या आया तो जब खोजा जा रहा है तो पता चला कि टैंकरें नहीं है। ठीक ना, हम लोगों को उसको चार्ज में नहीं दिया गया है। दूसरा बात यह है कि शेड्यूल ऑफ रेट जो गवर्नमेंट का निर्धारित है 2006 में या 13 में इस तरह का बना है, उस रेट में आज के मार्केट रेट में सीमेंट, सरिया, गिट्टी इत्यादि सामग्रियों का 1.5 गुना दाम बढ़ गया है। उस शेड्यूल रेट पर आज काम उनकी मांग थी कि जो एस्टीमेट है इसको शेड्यूल रेट चूँकि पुराना है और नए शेड्यूल में परिवर्तन की जाए, जिससे कि जो कार्य सुचारू ढंग से मानक के अनुसार कार्य किया जा सके। और शासन ने दिया कि इसकी मांग हम जिले स्तर पर उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे। नए भ्रष्टाचार का इससे कोई मुद्दा नहीं है। सचिवों के खिलाफ प्रधान उठा रहे थे कि कमीशन खोरी का मामला प्रकाश में आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे ग्राम प्रधानों के द्वारा? नहीं, ऐसी बात कोई बात नहीं। जो हमारे पास है जांच करेंगे, इसकी जांच कराएंगे। अगर ऐसी बात है इसकी हम जांच कराएंगे। और साल 2022 में हो रहे यूपी प्रयागराज बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर प्रशासन इस बार बेहद अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डीएम उमेश प्रताप ने स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हो रही परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर जायजा लिया है, क्योंकि इस बार हर केंद्र पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में जिले के केंद्रों पर हो रही हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। और इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे डीएम उमेश प्रताप ने कई कॉलेजों में लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रधानाचार्य को नकल विहीन को लेकर जिलाधिकारी ने केंद्राधीक्षक और प्रतिनियुक्त दंडकारी और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसी बीच सोनभद्र से एक खबर आपको बताते चले, जहां सोनभद्र में यूपी बोर्ड के छात्रों की यूपी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक मिर्जापुर मंडल के कंट्रोल रूम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया। ऐसे में कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्होंने बनाए गए परीक्षा केंद्रों में लगे कैमरों और 22 रिकॉर्डर जैसी तमाम चीजों का जायजा लिया है। साथ ही निरीक्षण भी किया और संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि कुल 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन पर शांतिपूर्ण परीक्षा कराए जाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, जबकि इन 77 केंद्रों को 4 जोन और 10 सेक्टर्स में बांटा गया। सभी जोन के प्रभारी एसडीएम बनाए गए हैं और इसके साथ ही नकल विहीन परीक्षा कराए जाने के लिए सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। साथ ही वॉइस रिकॉर्डर भी लगाया गया है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से परीक्षा की निगरानी की जाएगी।
देखिए, शांतिपूर्ण परीक्षा कराए जाने के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से हर सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। हर परीक्षा सेंटर पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था कराई गई है। स्टेटिक जो केंद्र व्यवस्थापक है, केंद्र व्यवस्थापक है, शांति व्यवस्था के लिए। और साथ ही एक और प्रदेश और केंद्र सरकार दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। दिव्यांगों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि बदायूं के खितौरा गांव का एक दिव्यांग राशन लेने के लिए दर-बदर भटक रहा है। तो वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भले ही दिव्यांगों के लिए कई तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हों, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर पहुंच नहीं पा रही। और 100% विकलांगों में है, 3-4 दिन से राशन नहीं ले पा रहे हो। सही है। और आज गया था तो कह दी उन्होंने कि वो अब फिर आएगा तुम्हारा राशन, फिर मिलेगा। 19 में 14 का आया और 5 का नहीं आया। कह रहे हैं फिर मिलेगा। बताओ हम क्या करें। कार्ड किसका है आपका? मेरा अंत्योदय राशन कार्ड है। लिस्ट में नाम है? हाँ, लिस्ट में है। हम 3-4 बार राशन लेने गए हैं। कल भी गए तो उसने फटका दे और आज गए तो फटका दे और हमें बनता फटका के भजा देते। और हमारे जो समझ लो सब हमारा राशन कार्ड भी तैयार है और सब सौदा हमारे तैयार है और सब में हमारा नाम है, वहाँ में लिस्ट में नाम है। और लेकिन ये राशन देता नहीं, जो कहता है कि तुम्हारा आया नहीं। कोटेदार कौन है? नेक्सी। मुझे बैठता कौन है इनका? बांटता वही बांटते, नेक्सी तोल देते सब जाए। हम और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।